नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। कहां कोविड केयर सेंटर में लगी आग ने 18 मरीजों की मौत हो गई। देश में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। आज किन किन राज्यों में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत होगी। 18 से 44 साल वालों को टीका लगेगा। इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 4 मई को से भारत से अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी अपने नागरिकों के भारत से लौटने पर रोक लगा दी है। भारत से वापस ऑस्ट्रेलिया आने वालों के लिए सख्त कानून नियम तोड़ने पर $66,000 के जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन मुहिम से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वैक्सीनेशन फेज 3। बीती रात गुजरात के भरूच जिले के पटेल वेलफेयर अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने की वजह से 18 मरीजों की मौत हो गई। कई मरीजों की हालत गंभीर है। आग लगने की घटना देर रात 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। अस्पताल में आग कैसे लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को 4,01,900 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि लगातार तीसरे दिन 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसों की संख्या 32,63,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 2,98,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। महाराष्ट्र समेत देश के 4 राज्यों में आज से 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में जिन लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको आज पहली डोज दी जाएगी। स्टॉक की कमी होने की वजह से मुंबई में वैक्सीनेशन 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य में वैक्सीनेशन उतने ही लोगों को दी जाएगी जितना राज्य के पास स्टॉक बचा होगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीन की 3 लाख डोज स्टॉक में उपलब्ध हैं। इसके बाद आज हो रही वैक्सीनेशन की मुहिम बंद कर दी जाएगी। मुंबई के 5 सेंटर्स में कल टीका लगाया जाएगा, जिनमें नायर अस्पताल, बीकेसी सेंटर, सेवन हिल्स, राजावाड़ी अस्पताल और कपूर अस्पताल शामिल है। राज्य में अभी तक 1,58,00,000 लोगों को ही टीका लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 साल की उम्र वालों को टीका लगाने का काम शुरू हो रहा है। लखनऊ समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन के लिए सारी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। लखनऊ समेत 7 बड़े शहरों वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में वैक्सीन दिए जा रहे हैं। यूपी में 1,21,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र, यूपी के अलावा आज गुजरात में भी वैक्सीनेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, जामनगर और कच्छ समेत राज्य के 10 जिलों में आज 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गुजरात में पहली और दूसरी डोज को मिलाकर अब तक 1,20,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राजस्थान में भी आज रजिस्ट्रेशन करा चुके 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। पहले राजस्थान ने वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने का हवाला देकर आज से वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं था। आज राज्य के 11 जिलों में वैक्सीन दी जा रही है। सीरम ने मई से राजस्थान को वैक्सीन की 5,44,000 डोज देने का भरोसा दिया है। राज्य में अब तक 1,28,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। आज से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए 2,45,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 18 साल से 44 साल के लोग शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 28 अप्रैल को 1,37,00,000 लोगों ने, जबकि 29 अप्रैल को 1,04,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। देश में अब तक 15,22,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। आज देश के 4 राज्यों में भी वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। देश के बाकी राज्य वैक्सीन स्टॉक नहीं होने की वजह से 18 से 44 साल वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। इनमें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गोवा भी शामिल है। इन राज्यों का कहना है कि वैक्सीन देने वाली दोनों कंपनियों ने अभी तक उन्हें मांग के मुताबिक वैक्सीन का कोटा नहीं दिया है। आज किस देश से वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है? कोरोना जंग में कहां से भारत को मदद मिल रही है? पीएम मोदी ने कोरोना पर हुई बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र ने राज्यों से क्या कहा? ऑक्सीजन संकट और कोरोना को हराने के लिए की जा रही तैयारियों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग।
देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेज कराने के लिए जल्द से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयासरत है। आबादी के मुताबिक वैक्सीन की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भारत ने रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मंगाई है। आज स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच रही है। पहली खेप में 2 लाख डोज होंगे। जून तक 42 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन अधिकारियों और अलग अलग ग्रुप के साथ बैठक कर कोरोना महामारी पर काबू पाने की रणनीति बना रहे हैं। कल पीएम मोदी ने कोविड-19 को लेकर बनाए गए अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप्स के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएम ने सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने पर बल दिया। पीएम ने लंबित बीमा दावों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना संकट मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा की। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में नजर रखने और वहां से संपर्क बनाए रखने को कहा है। पीएम ने कोरोना को सदी में एक बार आने वाली त्रासदी बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र, राज्य और जनता के एकजुट प्रयास से देश यह जंग जीत लेगा। देश में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को खत्म करने के लिए विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। सिंगापुर से वायुसेना के C-17 विमान के जरिए कल भी 4 और क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जल्द ही मदद की दूसरी खेप भारत को भेजेगा। पहली खेप अमेरिका ने शुक्रवार को भेजी थी। बहरीन ने भी मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर भारत को भेजे हैं। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है और पुराने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। राज्य सरकारें निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की समीक्षा कराएं। कोरोना के हालात और ऑक्सीजन से लेकर दवाई को लेकर हर तरफ मची अफरा तफरी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया में इलाज के लिए मदद और शिकायत करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक्शन लेने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा। कोरोना संकट में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान 6 मुद्दों पर सरकार को निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने पूछा, सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही है? वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है? रिपोर्ट जल्द मिले, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐप इस्तेमाल न करने वालों को टीका कैसे होगा और ऑक्सीजन सप्लाई का रियल टाइम डाटा क्यों नहीं है? देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को करीब 63,000 नए केस मिले, जबकि 828 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि मुंबई में तेजी से कोरोना के मामले कम हुए हैं। कल करीब 4,000 नए केस सामने आए। राज्यों में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन लागू है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो हालात और खराब होते। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 375 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार को 25,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे। कल 82,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए कई लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। अब किस राज्य में अगले आदेश तक लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियां लगाई गई, किस राज्य में 17 मई तक पाबंदियों को बढ़ाया गया और कोरोना काल में कई लोग कैसे मानव सेवाओं की पेश कर रहे हैं मिसाल। देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही शुक्रवार से ही अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार बंद रहेंगे। बाजार 2 शिफ्टों में सुबह 7 बजे से 10, शाम 3 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगे। कल राज्य में 17,000 से ज्यादा नए केस मिले और 96 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जैसी लगाई गई पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। शादी समारोह में अब 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति होगी। शादी में बैंड वाले भी शामिल होंगे। हालांकि पहले की तरह ही फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू अब 7 मई को दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से ठीक होने के बाद लखनऊ में बनाए जा रहे डीआरडीओ के कोविड केयर सेंटर को देखने पहुंचे। यहां जल्द से जल्द 500 बेड वाले अस्पताल की शुरुआत होने वाली है। इस बीच राज्य में कल एक दिन में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई। कल कोरोना से 332 लोगों की जान चली गई, जबकि 34,000 से ज्यादा नए केस मिले। कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अकाली दल ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है। यूथ अकाली दल की ओर से 200 कार्यकर्ताओं का प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। इसमें अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी शामिल हैं। इसमें 100 लोग वैसे हैं जो पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हुए हैं। आगे इस डेटाबेस में और अकाली दल के कार्यकर्ताओं के नाम और नंबर शामिल किए जाएंगे।
कोरोना मरीजों को बेड्स की कमी को दूर करने के लिए धार्मिक स्थलों पर भी कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक मस्जिद में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर केवल आइसोलेशन के लिए मरीजों को रखा जाएगा। यहाँ खाना पीना, दवाई, डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कोरोना के भयावह दौर में संक्रमितों के शवों के अंतिम संस्कार को लेकर भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के काम में दिल्ली का कालिया परिवार हर जोखिम उठाकर दिन रात लगा हुआ है। पिछले 20 साल से शहीद भगत सिंह हेल्प एंड केयर नाम से ये परिवार संस्था चला रहा है। कैंसर से जूझ रही ट्विंकल कालिया देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक भी हैं। ये संस्था अभी 12 एम्बुलेंस के जरिए मानवता की सेवा कर रही है। कोरोना काल में डॉक्टर और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स दिन रात मरीजों को बचाने और उनके इलाज में लगे हैं। इनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर दीपक नामजोशी हैं। डॉक्टर दीपक घंटों पीपीई किट पहनकर मरीजों के इलाज और उनकी निगरानी करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे सेना का जवान बिना नतीजे की परवाह किए बॉर्डर पर लड़ता है, वैसे ही हम कोरोना से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने 7 दिनों के अंदर 200 बिस्तरों का ऑक्सीजन की सुविधा से लैस कोरोना कोविड सेंटर खोल दिया है। यह कोविड केयर सेंटर निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के बंद पड़े हॉस्टल में बनाया गया। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यहां बृजमोहन अग्रवाल अपने बेटे बेटियों के साथ कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं। यूपी के नोएडा में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। ये लोग एक इंजेक्शन 35,000 रुपए तक में बेच रहे थे। अब तक इन लोगों ने 12 लोगों को इंजेक्शन बेचे हैं। कहां 110 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। कोरोना काल, बच्चों का ख्याल रखने के लिए नोएडा पुलिस का क्या प्लान। कहां टोल प्लाजा पर दरोगा ने दिखाई दबंगई। देश और राज्य की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। महाराष्ट्र के पुणे के इंदापुर की 110 साल की बुजुर्ग महिला लक्ष्मीबाई पंढरीनाथ देवकर ने अपने मजबूत हौसले से कोरोना को हरा दिया। लक्ष्मीबाई को 21 अप्रैल को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन 7 दिन के भीतर ही वो ठीक होकर घर लौट आईं। उधर जलगांव में 92 साल की बुजुर्ग महिला ने वैक्सीन की डोज लेने के बाद सभी को टीका लेने की अपील की। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कोविड के दौरान डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन के सहयोग से नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नोएडा की डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला के मुताबिक जो अभिभावक कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, ऐसे बच्चों की केयर में गौतम बुद्ध नगर पुलिस सहयोग करेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यूपी के जौनपुर में शादी के 7 दिन पहले एक शिक्षिका की कोरोना से मौत हो गई। स्वाति गुप्ता की ड्यूटी पंचायत चुनाव के लिए मेरठ में लगी थी। इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गई थी। 23 अप्रैल को इलाज के दौरान स्वाति की मौत हो गई। स्वाति ने अपनी ड्यूटी को निरस्त करने की अपील प्रशासन से की थी। पंचायत चुनाव के दौरान कई शिक्षकों और चुनाव कर्मियों की मौत हो चुकी है। यूपी के एटा में कोरोना की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पंचायत चुनाव में मतगणना एजेंट बनने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए प्रति जांच 300 रुपए वसूले जा रहे थे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑटोपैथोलॉजी लैब को सील कर दिया है। लैब का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले को आपदा प्रबंधन फंड से 52 नई एम्बुलेंस दिए गए हैं। इसके साथ 4 विधायकों ने अपने स्थानीय विकास निधि से जिला स्वास्थ्य विभाग को 12 एम्बुलेंस सौंपे हैं। नांदेड़ जिला प्रशासन के पास अब 66 नई एम्बुलेंस हो गई है। नई एम्बुलेंस आ जाने से कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक इसकी सेवा पहुंच जाएगी। यूपी के प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पहले अस्पताल के इमरजेंसी कर्मियों और तीमारदारों के बीच मारपीट हुई। उसके बाद कर्मचारियों ने एक होकर तीमारदारों पर हमला कर दिया। कर्मचारियों ने तीमारदारों की परिसर में खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। यूपी के बागपत के जिवाड़ा टोल प्लाजा पर एक दारोगा ने जमकर बवाल किया। टोल बूथ पर कार के आगे ऑटोमेटिक बैरियर गिरने से नाराज दारोगा ने 2 कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आला अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में एक प्राइवेट बस और कार की टक्कर में कार सवार 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। हादसा डिबाई थाना क्षेत्र के संबलपुर गांव के पास हुआ है।
लखनऊ में बीती रात बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लूटपाट के इरादे से आए 3 बदमाशों ने ज्वेलर्स पीयूष अग्रवाल को गोली मार दी। घायल ज्वेलर्स को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तीनों बदमाश बाइक से आए थे और अपने इरादे में सफल नहीं होने पर मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। T20 लीग में कोहली की टीम को दूसरी बार इस टीम के खिलाफ हार का स्वाद चखना पड़ा। पॉइंट टेबल में कौन टॉप पर पहुंचा और आज किन 2 टीमों के बीच होगा मुकाबला? T20 लीग से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 T20। शुक्रवार रात T20 लीग के मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 34 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 180 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन बैंगलोर की टीम 8 विकेट खोकर 145 रन ही बना पाई। पंजाब की जीत में उनके गेंदबाज हरप्रीत बरार का योगदान अहम रहा। हरप्रीत बरार ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। उन्होंने बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली समेत 2 अहम बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिलीवियर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पंजाब की शानदार जीत में गेंदबाज रवि बिश्नोई का योगदान भी अहम रहा। रवि बिश्नोई ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने शाहबाज अहमद और डैनियल सिम्स को आउट किया। इससे पहले पंजाब ने 5 विकेट पर 179 रन का स्कोर बनाया था। पंजाब की तरफ से कप्तान केएल राहुल और क्रिस गेल ने अच्छा प्रदर्शन किया। कप्तान केएल राहुल ने 57 गेंद पर 91 रन बनाए, जबकि क्रिस गेल ने भी 24 गेंद पर 46 रन का अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर आ गई है। अब उसके पास 3 जीत के साथ 6 अंक हैं। पॉइंट्स टेबल में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहली, दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम तीसरे पायदान पर है। इस सीजन की ऑरेंज कैप पर अब पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल का कब्जा है। केएल राहुल ने 7 मैच में 331 रन बना लिए हैं। उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पर्पल कैप पर अब भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल का कब्जा बरकरार है। उनके खाते में 17 विकेट हैं। T20 लीग में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से होगा। यह मैच दिल्ली में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स सीजन में मुंबई के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। चेन्नई के खाते में 6 मैच में 5 जीत है, जबकि मुंबई के खाते में सिर्फ 3। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद उसने लगातार 5 मैच जीते। चेन्नई ने पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद को हार का स्वाद चखाया है। मुंबई इंडियंस को इस सीजन में पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसने कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, लेकिन फिर दिल्ली और पंजाब के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले मैच में राजस्थान को हराकर मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस आ चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।